सिंगापुर एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और दुनिया में एक इकोनॉमिक पावर माना जाता है। इसको एशियन टाइगर भी कहा जाता है। 1960s में सिंगापुर इकोनॉमिकली काफ़ी कमज़ोर मुल्क था, लेकिन कुछ सालों के बाद ये मुल्क एशिया में ही नहीं पूरी दुनिया में एक डेवलप इकोनॉमी के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। आज सिंगापुर माइक्रो इंडिकेटर और लिविंग स्टैंडर्ड में कई सालों से दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। सिंगापुर दुनिया के कुछ छोटे आइलैंड में गिना जाता है और एरिया वाइज वर्ल्ड रैंकिंग में 28 स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ में गिना जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये पूरा मुल्क 733 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी ये दिल्ली सिटी या लंदन सिटी का हाफ एरिया है। सिंगापुर में लैंड सबसे वैल्यूएबल और एक्सपेंसिव रिसोर्स है, तो आखिर सिंगापुर लैंड शॉर्टेज की कमी को कैसे पूरा कर रहा है और इसकी वजह से पड़ोसी मुल्कों के साथ उसके क्या रिलेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। IR रिसर्च सेंटर में आपका वेलकम है। सिंगापुर आइलैंड में 200 साल पहले से यहाँ पर लोग बसना शुरू हो गए थे। तब से इसका एरिया 27% बढ़ गया है। तब से लेकर अब तक सिंगापुर का बॉर्डर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसका एरिया 598 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़कर आज 733 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ गया है। आखिर ये हुआ कैसे? ये 1819 में स्टार्ट हुआ जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया। उन्होंने मैंग्रोव के दलदलों से पानी निकालना स्टार्ट कर दिया, जो ज़मीन डेवलपमेंट के लिए सूटेबल थी। इस तरह 100 सालों के अंदर काफ़ी ज़मीन को डेवलपमेंट के लिए तैयार कर लिया गया। पहली बार बड़े पैमाने पर ज़मीन से पानी निकालकर डेवलप करके वहाँ पर कलांग एयरपोर्ट को बनाया गया। 1932 से लेकर 1936 तक 1.4 स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया का पानी निकालकर वहाँ पर एयरपोर्ट को बना दिया गया। उस वक्त इसको एक इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट और ईस्ट के एविएशन मार्वल के तौर पर देखा जा रहा था। जो जगह पहले मच्छरों से भरी हुई एक दलदल हुआ करती थी, समुंदर से पानी निकालकर वहां पर मिट्टी और रेत डालकर जमीन को तैयार करने के प्रोसेस को रिक्लेमेशन कहा जाता है। सिंगापुर में सबसे बड़ा लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट 1966 में लॉन्च किया गया और 30 सालों के अंदर 1,50,000 हेक्टेयर नई जमीन शहर के सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में बना दी गई। इस प्रोजेक्ट को 7 स्टेजेस में पूरा किया गया, जिसमें ज़मीनी एरिया को ग्रेजुअली बढ़ाया गया। सिंगापुर का मशहूर मेरीना बे इसी प्रोसेस के थ्रू बनाया गया है और एक ऐसी टेरिटरी है जिसको आजकल जो टूरिस्ट सिंगापुर विजिट करते हैं अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसको टेक्निकली कैसे अचीव किया गया। सिंगापुर में इसको काफ़ी आसान तरीके से बनाया गया। इसमें मिट्टी और रेत को न्यू जगह पर भर दिया गया। खुशकिस्मती से पानी में कम गहरी वाली जगहों की वजह से ये काम आसानी से हो गया। ईस्ट कोस्ट में रिक्लेमेशन के लिए उसके आसपास के कई सारे हिल्स को काट कर बराबर कर दिया गया, लेकिन ये काफ़ी नहीं था, इसलिए वहाँ पर काफ़ी गहरी खुदाई की गई, जिसकी वजह से उस जगह पर एक पहाड़ी लेक मौजूद है। उसके बाद ज़मीन को खुदाई करने वाली मशीन के ज़रिए काटा गया और बेल्ट कन्वेयर के ज़रिए वेस्ट कोस्ट में मूव किया गया। फिर उसको बाजिस पर लोड करके समुंदर में उस एरिया में डंप कर दिया गया जिस जगह की भराई करनी थी। आखिरी स्टेज में बुलडोज़र्स और डंप ट्रक्स के ज़रिए उस जगह को बराबर करके फाइनल कर दिया गया। ठीक की गई ज़मीन को रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया कि इस डेवलपिंग मुल्क की पॉपुलेशन 1996 में 1.8 मिलियन से बढ़कर 3.6 मिलियन तक हो गई थी। न्यू डिस्ट्रिक्ट को बाकी सिटीज़ से कनेक्ट करने के लिए मोटरवेव्स को बनाया गया। लोगों के लिए 15 किलोमीटर की बीच पर 185 हेक्टेयर जगह को पार्क और इंटरटेनमेंट के लिए रखा गया। इसकी वजह से मेरीना बे एक न्यू सिटी सेंटर के तौर पर उभरा है, जहां पर शानदार वाटर फ्रंट व्यू और एक ऊंचा और बड़ा होटल और कैसीनो रिजॉर्ट बनाया गया है। सिंगापुर के एग्जिस्टेंस के लिए पिछले 50 सालों में सिर्फ ईस्ट कोस्ट में ही ज़मीन को बराबर नहीं किया गया, बल्कि कलांग एयरपोर्ट के आसपास अलग अलग दलदल वाली जगहों को भी मिट्टी भरकर बराबर कर दिया गया। वेस्ट कोस्ट में क्लोमंटी एरिया को 89 हेक्टेयर्स की नई जगह को डेवलप किया गया। कुछ नई जगहों को स्ट्रेट्स ऑफ जौहर में डेवलप किया गया, जो सिंगापुर को मलेशिया से अलग करते हैं। आज जो हम मैप पर जोरोंग आइलैंड को देखते हैं वो 1993 तक कुछ छोटे छोटे आइलैंड हुआ करते थे। $6 बिलियन खर्च करके उसको 3000 हेक्टेयर का एक इंडस्ट्रियल हब बना दिया गया है, जिसमें आज 100 से ज़्यादा ऑयल, पेट्रोकेमिकल और केमिकल कंपनीज़ हैं। चेंगी, जो दुनिया का एक बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, उसको भी रिक्लेम लैंड पर बनाया गया है। फर्स्ट स्टेज 1975 में स्टार्ट हुआ और एयरपोर्ट को करंट साइज में नेक्स्ट स्टेज में डेवलप किया गया।
जिसको 2006 में लैंड को रिक्लेम्ड करके पूरा किया गया। इस लैंड रिक्लेमेशन के भी कुछ नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का ये नतीजा निकला कि सिंगापुर की कोस्टल इकोसिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचा। समुंदर के किनारे बसे जंगल और दलदल के किनारे के पेड़ पूरी तरह से गायब हो गए और समुंदर के अंदर के मोगे की चट्टानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसी तरह टॉक्सिक केमिकल की वजह से भी सिंगापुर के समुद्री इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। इस लैंड रिक्लेमेशन की वजह से सिंगापुर के रिलेशन पड़ोसी मुल्कों से काफ़ी ख़राब हो गए। समुंदर में इस एक्सपेंशन की वजह से सिंगापुर की समुद्री बाउंड्रीज़ में भी एक्सपेंशन हुई, जिसकी वजह से मलेशिया के साथ सिंगापुर के रिलेशन काफ़ी ख़राब हुए। सिंगापुर की इस एग्रेसिव डेवलपमेंट की कहानी काफ़ी पुरानी है। सिंगापुर पर सैंड के एक्सपोर्ट पर पड़ोसी मुल्क मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया और वियतनाम की तरफ से बैन लगा दिया गया है। इस वजह से सिंगापुर को रेत चाइना, म्यांमार और फिलीपीन से ख़रीदना पड़ रहा है। इस फील्ड में सिंगापुर ने इंडिया के साथ भी एग्रीमेंट साइन किए हैं। सिंगापुर पर सैंड एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगाया गया, इसके पीछे की कहानी जाननी काफ़ी ज़रूरी है। इस बैन से पहले इंडोनेशिया ने 2 दर्जन सैंडी आइलैंड को खो दिया, जिसको पूरी तरह से खुदाई करके सैंड को सिंगापुर स्मगल कर दिया गया और आज भी किसी न किसी तरीके से इस तरह की स्मगलिंग जारी है। इस लैंड की कमी को पूरा करने के लिए सिंगापुर न्यू सॉल्यूशंस पर भी काम कर रहा है, जिससे ज़मीन को इफ़ेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। फर्स्ट, रिकल्टिवेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। सिंगापुर काफ़ी तेज़ी से लैंड रिक्लेमेशन के लिए डच मेथड को अपना रहा है और ऐसी समुद्री जगहों को रिक्लेम्ड किया जा रहा है जहां पर पानी कम हो। इस मेथड में सबसे पहले डैम को बनाया जाता है, फिर सारे पानी को पंप करके दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ख़ाली जगहों को भर दिया जाता है। खाली एरिया को फिल करने के लिए कंस्ट्रक्शन वेस्ट या कंक्रीट सूटेबल होता है। सिंगापुर में 20 मीटर गहरे पानी वाली जगहों को पहले ही रिकल्टिवेट किया जा चुका है और अब उससे ज़्यादा गहरे पानी वाले एरियाज़ पर काम किया जा रहा है। सेकेंडली, ऐसे यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिनको सिंगापुर में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उनको ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिससे मुल्क के एरियाज़ को सेव किया जा सके और उसमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। मिसाल के तौर पर 2021 में एक फ्लोटिंग सोलर पावर फार्म को टेंगे रिजर्वायर में लॉन्च किया गया और इसका एरिया 45 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। इसी तरह 8 मंजिला फ़िश फार्म को बनाया गया जिसकी एनुअल कैपेसिटी 3000 है। इस तरह के फ़िशिंग प्रोडक्शन सिस्टम बनाने से कन्वेंशनल सिस्टम के मुकाबले में दोगुना कॉस्ट आती है और जगह को बचाने के लिए ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। थर्ड, सिंगापुर दूसरे मुल्कों में खेती वाली ज़मीनों को ख़रीदता है या रेंट पर लेता है ताकि मुल्क में फूड की कमी को पूरा किया जा सके। पिछले 10 सालों में सिंगापुर ने चाइना के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। सिंगापुर की ज़मीन की कमी को पूरा करने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि सिंगापुर यहीं रुकने वाला नहीं है। सिंगापुर का 2030 तक का टारगेट है कि इस इनिशियल साइज से 30% और ज़्यादा टेरिटरी को एक्सपेंड किया जाएगा, जिससे 2000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन को डेवलप किया जाएगा। करंटली अंडरग्राउंड ज़मीन के एक्सपेंशन पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि अभी ये प्रोजेक्ट्स अंडर डिस्कशन हैं, लेकिन सिंगापुर अथॉरिटीज़ अंडरग्राउंड कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ को बनाने पर गौर कर रही है। इसी तरह रोड और टनल्स को भी बनाने का प्लान है। पानी के ऊपर भी बिल्डिंग बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। पानी के ऊपर स्ट्रक्चर टूरिज्म पर्पस के लिए बनाया जाएगा, ना कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। लेकिन कहानी सैंड पर ही ख़त्म नहीं हो जाती। ग्रीनलैंड में ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से वहाँ से भी काफ़ी डिपॉजिट सिंगापुर ख़रीद सकता है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अप्रूव कर दिया जाए। सिंगापुर का मानना है कि अभी उनको समुंदर से काफ़ी ज़मीन को रिक्लेम करना है। इस तरह के कई किलोमीटर एरियाज़ इंडोनेशिया के बॉर्डर्स पर भी बनाए गए हैं।